पढ़ लिए, एक बार पढ़ लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार केस को पूरा पढ़ लो। यस लास्ट क्लास में भी कोई बच्चे नहीं थे, है ना? नहीं नहीं, लास्ट क्लास में कोई नहीं था, मैं आई थी तो क्लास पूरा वेकेंट था। मैं थी। मैं थी और मैं बीबीएम का क्लास लेकर के वेट कर रही थी, और जब मैं आई तो कोई नहीं थे। मैं बहुत सारा एक्चुअली प्रिंट आउट लेकर के नीचे से ऊपर, तो नीचे ही मुझे मौसम सर ने बोला कि चले गए। नहीं नहीं, मैं थी चलो। हाँ एब्सेंट कर दिया, मैं क्या करूँ, कोई था ही नहीं। ओके केस मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, उसके बाद आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड केस है, राइट। ये क्या केस है, आपको टाइटल देना है, इसलिए मैं टाइटल अभी नहीं बता रही हूँ, आप अपने मन से टाइटल दे दीजिएगा। Watson Public Limited Company is well known for its welfare activities and employee-oriented scheme in the manufacturing industry for more than 10 decades. Last जो हम लोगों ने केस देखा था वो रिटेंशन से रिलेटेड था, कि रिटेंशन का कोई पॉलिसी नहीं था, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं था, एंड लेटर ऑन जब एम्प्लॉय एक बार स्टेबल होने लगते हैं तो उन पर आप तरह तरह के प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब ये और भी चैलेंजेस और भी प्रेशर झेलने के लायक हो गया है। एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको लगता है कि कोई स्टेबल हो रहा है तो उसी समय छोड़ देता है, क्योंकि आपके यहाँ रिटेंशन का कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पर उसके उलट पूरा स्थिति है कि वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे एचआर पॉलिसीज कैसे हैं, ह्यूमन ओरिएंटेड है, यानी एम्प्लॉयज ओरिएंटेड है। एम्प्लॉयज को दिमाग में रख करके बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। तुम पूछ रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है फॉर मोर देन 10 डिकेड्स, यानी 10 दशकों से भी ज्यादा, 10 डिकेड्स, ठीक है ना। 1 डिकेड इक्वल टू 10 इयर्स, ये 10 डिकेड्स बोला, 100 इयर्स, यस, मोर देन 100 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है ये ऑर्गेनाइजेशन। द कंपनी employs more than 800 workers and 150 administrative staff. All together administrative staff कितने थे, 150 and 800 वर्कर, ठीक है। इसमें काम करते 80 मैनेजमेंट लेवल एम्प्लॉयज। समझ में आ गया डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज में कितना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे 150, 80 मैनेजमेंट लेवल एम्प्लॉयज एंड 800 वर्कर्स।
टॉप लेवल मैनेजमेंट व्यूज ऑल द एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, यानी कि एम्प्लॉय इक्वालिटी यहाँ पर है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे एम्प्लॉयज को एक जैसा एक समान मानती है। और ये कैसे आप समझ सकते हो, तो कंपनी में यूनिफॉर्म है जो एक जैसा है, सब लोग वही पहनते हैं। इट इज सेम फॉर द एमडी टिल द shop level workers, right? The company has two different cafeterias. होता नहीं है, बहुत सारी जगह पे यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस कोड होता है। तुम चले जाओ किसी भी उसमें एयर उसमें एयरवेज में, आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखता है ना? सहारा का वो बोल रहा है एयरवेज में आपको दिखता है, आप डिफेंस में चले जाइए आपको नहीं दिखता, आप चले जाइए पुलिस में आपको नहीं दिखता यूनिफॉर्म, आप चले जाइए बहुत सारे क्षेत्र में है, बहुत सारी जगह पे नहीं भी होता है, राइट? वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा, विविध होगा वो, ठीक है। The company has two different cafeterias, दो अलग अलग कैफेटेरियाज थे जो दो अलग अलग लोकेशन पे था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के पास और एक प्लांट लोकेशन के पास। प्लांट लोकेशन कहने का मतलब जहाँ पे वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। दोनों कैफेटेरिया में लोकेशन अलग अलग था, लेकिन जो फैसिलिटीज थी वो एक जैसे प्रोवाइड हो रहे थे। दैट मीन्स एम्प्लॉय इक्वालिटी को ये सब शो करता है, राइट? ओके, द कंपनी हैज वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कंपनी में और क्या थी? तो एक अच्छा, ट्रेड यूनियन के बारे में तुम लोग अभी नहीं जानते ना, मजदूर संगठन हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड यूनियन ऐसा एक यूनियन होता है, एसोसिएशन होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है यूनियन, क्योंकि एक एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ बोलेगा एम्प्लॉयर से जाके तो उसको अनसुना कर दिया जाएगा, क्योंकि सिंगल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना, अगर एक आदमी आवाज उठाएगा तो नोबडी लिसन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन जब एक यूनियन के रूप में आप अपने प्रॉब्लम्स को साइन करके, बहुत सारे लेबर्स या बहुत सारे वर्कर्स उसको साइन करके बोलते हैं कि हाँ वी ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसको चेंज किया जा सकता है। तो ट्रेड यूनियन कनेक्ट करता है किसको? एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर से, राइट? और ट्रेड यूनियन के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? एम्प्लॉयज द्वारा चुने गए उनके लीडर और मैनेजमेंट द्वारा उनके सिलेक्टेड लोग, राइट? तो ट्रेड यूनियन में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयज के ही, राइट? लेकिन वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए या एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए बात करते हैं एम्प्लॉयर से। समझ में आया? और ये रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मैनेजमेंट ने उसको रिकॉग्निशन दिया, हम उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। समझ में आया? The relationship between the union and the management is very cordial. इसका क्या मतलब हुआ? जो रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, यूनियन के बीच में, वो काफी कॉर्डियल है, यानी फ्रेंडली है, अच्छा रिलेशनशिप है। The company hasn't lost a single mandate due to strike. उस कंपनी में कभी कोई इशू नहीं हुआ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, क्योंकि इशू होता तो स्ट्राइक होते, ठीक है? तो कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, इसलिए स्ट्राइक की वजह से जो मैन आवर हम लूज करते हैं, जो आज का काम नहीं होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है या काम रुक जाता है, वो ऐसा कभी उस कंपनी की हिस्ट्री में नहीं हुआ। द कंपनी इज नॉट ए पे मास्टर इन दैट इंडस्ट्री। अब एक नेगेटिव पार्ट है उस कंपनी के बारे में। अब तक तो सब अच्छा लग रहा था सुनने में, बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी पे मास्टर नहीं अपने इंडस्ट्री का। पे मास्टर कहने का मतलब है सेम इंडस्ट्री में जो और कॉम्पिटिटर्स है वो अच्छा पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, ये उस कंपैरेटिवली उतना पेमेंट नहीं करा था। सैलरी वाइज ये इनका जो पेमेंट था वो कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव नहीं था, कम था, राइट? दैट्स व्हाई दे आर नॉट पे मास्टर। कॉम्पनसेशन इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज वेरी पुअर, ठीक है? वेरी पुअर मतलब नीचे था। ओके, is when don't have many grievances due to the other benefits provided by company. इसके बावजूद भी, ठीक है, इसके बावजूद भी इस कंपनी में बहुत ज्यादा grievances नहीं थे, राइट? पे मास्टर नहीं होने के बाद भी people are not complaining against the company because companies is providing some other benefits to the employees, right? और इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा grievances या complaints नहीं था, even if they are not getting very higher salary.
but the company is facing a countable number of problems in supplying the material in recent past. यानी कुछ दिनों से कंपनी में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रहा था कि जो मटेरियल सप्लाई था वो टाइम पर नहीं हो पाता था, या तो क्वालिटी का इश्यूज आ जाता था या मिसमैच कहने का मतलब है कि तुम मुझे वो पाउच दे रही हो ये बोल करके कि इसमें आपको सारे कलरफुल क्रेयॉन्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्रेयॉन्स नहीं, उसमें सिर्फ ब्लैक पेन्स है, ठीक है। तो आपने उसको ए बॉक्स रखा है, ए बॉक्स मीन फॉर क्रेयॉन्स फॉर कलर्स एंड बी बॉक्स मीन फॉर पेन, लेकिन जब बोलते हैं तो बी बॉक्स में कलर्स मिलता है, ए बॉक्स में क्रेयॉन्स मिलता है, यानी कि पैकेजिंग के साथ प्रॉब्लम, क्वांटिटी के साथ प्रॉब्लम, क्वालिटी के साथ प्रॉब्लम, सप्लाई डेट के साथ प्रॉब्लम, ये एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम था जो कंपनी इन रिसेंट डेज में अभी आए दिनों इसको फेस कर रहा था, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कंपनी का। The management views the case as there are loopholes in the system of various departments and hand over the responsibility to the HR department to solve the issue. मैनेजमेंट को लगा कि जरूर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, इसीलिए मटेरियल टाइम से नहीं सप्लाई हो पा रहा है, या फिर इतना ज्यादा कभी-कभी मिसमैच मिलता है पैकेजिंग का कि किसी को खोलो तो कुछ मिलता है जबकि उसमें कुछ और ऊपर लिखा गया है कि इसमें ये सामान रखा है। तो हो सकता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो, और उन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या किया, एचआर डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस केस को सॉल्व करिए। When HR manager goes through the issues, he realized that the issues are not related to the system. जब एचआर मैनेजर इस पूरे इशू को गो थ्रू करता है, ध्यान से पढ़ता है, तो उसको समझ में आती है कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, यानी जो हमारे यहाँ एचआर सिस्टम है, पॉलिसीज है, वो फॉल्टी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एम्प्लॉयज के साइड से क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। व्हेन इन्वेस्टिगेटेड का मतलब जब छानबीन किया गया, he came to know that the reason behind the casual approach by employee in work is, दो reasons उन्होंने फाइंड किए कि जो कैजुअलनेस है एम्प्लॉयज का, इस तरीके की गलती उनसे हो जा रही है और बार बार रिपीटेडली ये गलतियां हो रही है, इसके पीछे दो कारण है। The company hired new employees for a higher level post without considering the potential internal candidates. इसका क्या मतलब हुआ, कंपनी में अभी आपको मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, सारे केसेस ध्यान में रखना। इससे पहले केस करवाया था जहाँ पे 5 लोगों ने इंटरनली अप्लाई किया था किसी हायर पोजीशन के लिए, चीफ इंजीनियर के लिए, जिसमें से इसमें से एक वो जो जूनियर था जिसको प्रमोट कर दिया गया, याद है, लेकिन वो हाँ ठीक है मिस्टर अनिल, नाम आपको याद है, वो केस है। एक दूसरा हमने टीम वर्क वाला आपको केस करवाया था, और यहाँ देखो एम्प्लॉय इक्वालिटी है, राइट, पर यहाँ क्या है, जब आपके कंपनी में कोई हायर लेवल पे वैकेंसी निकलती है, यू गो फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, आप बाहर जाकर के रिक्रूटमेंट करते हो, बाहर से लोगों को लाते हो, यानी somehow you ignored your internal strength, है ना। इंटरनल जो आपके एम्प्लॉयज है वहां पे आपने उनको इग्नोर किया, और ये चीज फील हुई एम्प्लॉयज को कि हम इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं, कम सैलरी पे भी कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हमारा कंपनी भी ध्यान रख रहा है हमारे अदर बेनिफिट्स। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप सोचोगे, ठीक है ना, हमारा ध्यान रख रहा है तो हम कुछ कंप्लेन भी नहीं कर रहे, स्टिल हमको क्यों नहीं प्रमोशन का मौका मिला, अगर कोई हायर वैकेंसी आई तो क्यों नहीं ये हमारे पास पहले ऑफर आया, ये बाहर क्यों गया, ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए एम्प्लॉय की साइड से ये प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया क्या पहला प्रॉब्लम था कि जो हायरिंग की गई थी हायर पोजीशन पे वो एक्सटर्नल मार्केट से की गई थी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज किया गया था। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज द न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड विद हायर पैकेज than that of existing employees in the same cadre, यानी कि जो अभी ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको तो आप इतने दिनों से काम करवा के भी पुराना ही पे पैकेज दे रहे हो, पुराना ही पे स्केल है, लेकिन जिस कैडर के लिए आपने बाहर से लोगों को लाया है अभी, वो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज आर गेटिंग बेटर सैलरी देन द ओल्डर एम्प्लॉयज, देन द एक्सपीरियंस्ड वन, देन द सीनियर वन। समझ में आया? And this is the reason of dissatisfaction, और इसीलिए dissatisfaction का असर एचआर में या ओबी में, अच्छा ओबी में ही पढ़ा होगा, सॉरी ओबी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉब सेटिस्फैक्शन का रिलेशन 3 अलग अलग एलिमेंट से। क्या क्या था? जॉब सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म,
टर्नओवर, ये सब रिलेटेड है ना। इफ यू आर डिससेटिस्फाइड, इन सब में बढ़ेगा, एब्सेंट आप ज्यादा होने लगोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी, राइट। और टर्नओवर यानी एब्सेंटिज्म होने लगेगा, लोग छोड़ करके जाने लगेंगे। अगर सेटिस्फाइड है तो ये तीनों चीजें कम होंगी, कंट्रोल होंगे, राइट। ये थॉट लाइन है, आप इस तरीके से सोचिए और अब इसका सोल्यूशन ढूंढो थोड़ा। ये बिल्कुल ओपन केस है, ठीक है। मैंने आपको टाइटल भी खुद डिसाइड करने के लिए बोला है और खुद नैरेट करिए, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आप अपने तरफ से प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो दे सकते हैं और बेस्ड ऑल्टरनेटिव दे करके बेस्ड सजेशन दे सकते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली कौन कौन से एचआर थियोरीज को टच करता है, माइंड जो तुमने नहीं पढ़ाया है वो मैं तुम्हें नहीं करवा रही। आपको जितना पढ़ा हुआ है ओबी और पीओएम में उतने को ही अगर सोचोगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। केस स्टडी में सबसे मुश्किल बात यह है कि आपको सोचना पड़ता है, इसका कोई रेडीमेड आंसर अगर आपको कहीं मिल भी जाता है तो वो उसकी सोच है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि तुम्हारी भी सोच वही हो, तुम उससे डिफर कर सकते हो। समझ में आया? जैसे तुम बोलते हो ना इंटरनेट पे मिल जाता है ना, मिल जाएगा, लेकिन वो उस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका थॉट है, आपका थॉट उससे डिफरेंट हो सकता है। और आप खुद सोचिए, ओरिजिनल आप अपना आंसर दे सकते हैं। ऑब्वियसली किस थियरी से रिलेटेड है आप खुद फाइंड आउट करिए, ठीक है। तुम देखो कि क्या क्या मिसिंग है, थोड़ी देर अब मैं चुप रहती हूँ, ठीक है। केस समझने में कोई दिक्कत अब है नहीं, अब इसको सॉल्व करिए।
ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दूं क्या? If you will be the HR manager, if you are the HR manager of this company, what will be your steps? हाँ भी HR मैनेजर, ठीक है ना? जो करना वो लिखो, मुझे कॉन्क्रीट रिप्लाई चाहिए, 1 2 3 लाइन में आप उसको कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पहला क्वेश्चन क्या है? समरी ऑफ द केस तुमको इनफैक्ट लिखना है इसमें, बाद में प्रॉब्लम लिखना, नैरेट द केस विद सुटेबल टाइटल, कुछ टाइटल सोचो, उसके बाद टाइटल जो तुमने दिया वो क्यों है उसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए 2 3 लाइन लिख सकते हैं। देन आप उसके प्रॉब्लम्स को लिखिए, फिर आप सॉल्यूशंस लिखिए, एंड देन बीइंग एचआर मैनेजर व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस केस। क्या हो गया प्रत्यय? सर दर्द कर रहा है, भूख लग गई। करना तो इसी टाइम में है, जो टाइम मिला उसी टाइम से यूज करें। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको वो चीजें बताई जा रही है अभी केस स्टडी में, जो आप में से अगर किसी का प्लान एमबीए करने का है तो आपको बताया जाएगा। और बिलीव मी, जिस समय तुम एमबीए कर रहे होगे, आप में से अगर किसी का फ्यूचर प्लान होगा अभी एमबीए करने का, उस समय आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है ना? बाकी लोगों को बताया जाएगा तब पता चलेगा, बट यू ऑलरेडी हैव डन ऑल दिस केस स्टडी, तुम्हारे लिए बिल्कुल चुटकी का नाम, ठीक है? और वो एचआरएम का पार्ट नहीं होगा, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, वो स्टैटिक्स का पार्ट हो सकता है, वो एचआरएम का पार्ट हो सकता है, वो मार्केटिंग का पार्ट होता है, मार्केटिंग में केसेस है, राइट? वो आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट का केस हो सकता है, हर सब्जेक्ट में केसेस होंगे। समझ में आया? सिर्फ एक सब्जेक्ट में केस नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, और बहुत अच्छा है, और मुझे तो बहुत आसान लगता था केस स्टडी, राइट? वैसे सब लोगों के लिए, इसीलिए मैं प्रत्येक को पूछ रही हूँ, क्योंकि केस स्टडीज वैसे सब लोगों के लिए इजी है जो बात बनाना जानता है, रिलेटेबल, ठीक है ना? जो रिलेट कर सकता है टॉपिक को और फिर बात बना सकता है, उसके लिए बहुत इजी है केस स्टडीज। क्या? कहाँ पे? बीबीए का मुझे मालूम नहीं एग्जाम्स में आते कि बीबीए 6 के बच्चों से पता करो। आई डोंट थिंक बीबीए लेवल पे केस स्टडी होता होगा, मुझे ऐसे लगता है 6th में होता होगा तो होता होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक। स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज, आपके अजम्पशंस हो सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? यस, स्ट्रेंथ क्या है? वीकनेस, कहाँ पे ये वीक हो गया, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज क्या है इस कंपनीज के लिए, और थ्रेट्स क्या है, ठीक है ना? थ्रेट्स मार्केट से,
Threats and opportunities are always external. Strength and weakness are always internal. मैं 10 मिनट देती हूँ, तुम लोग मेजर आंसर करो, ठीक है, एंड इसका डिटेल्ड आंसर फिर घर से करके लाना। मेजर आंसर करो, छोड़ लिव इट समरी फॉर राइट नाउ। अगर आपने समरी नहीं किया तो छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दीजिए, राइट टाइटल दे दो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दो, एंड अगर आप एचआर मैनेजर होते तो आपकी क्या स्टेप्स होती है। तो बस अभी के लिए ये 3 चीज करो, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पिछला वाला देखूंगी और ये वाला देखूंगी, ठीक है, और इसको एकदम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबके कॉपी पे देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये नहीं कि मुझसे कुछ बोल दिया, दाया बाया कर दिया, क्योंकि बोलने में और उसको लिखने में डिफरेंस होता है। जब लिखेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फिर क्वालिटी पता चलेगा आपके आंसर का। ओके, और 2-3 मिनट। अभी आपका एचआर में क्या चल रहा है? मैन पावर प्लानिंग, यही ना? जब वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो मैं वहां से आपको, आपका जब एक बार ट्रेनिंग हो जाए, यस, एचआर
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, तुम इतना मुझे देना, पर मैम बता दिए ना आपको। कभी किसी उस क्लास में आऊंगी, क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन क्लास में, तो इस क्लास में ही बता देंगे, पर आप पहले ये तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। आपका जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग खत्म होगा, फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, फिर आपका शायद कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो वहाँ पे, या फिर नेगोशिएशन, इंडस्ट्रियल नेगोशिएशन, थोड़ा बहुत पार्ट हो कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह, ये सब जैसे जैसे खत्म होगा ना, वैसे वैसे मैं उसके केस दूंगी आपको, तो आप तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे बताना व्हेन यू आर डन विद रिक्रूटमेंट, हाँ, व्हेन यू आर डन विद ट्रेनिंग, व्हेन यू आर डन विद परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर मैं तब तक रही तो हाँ, मैं आपको उससे रिलेटेड केसेस सॉल्व करवा दूंगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्या टाइटल है प्रत्यय? रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम टाइटल है, ठीक है, प्रॉब्लम रिक्रूटमेंट का फिर नहीं है, प्रॉब्लम है एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। क्यों? चलिए ठीक है, आप बताइए। ठीक है, तुम प्रत्यय तुमने जो भी लिखा बताओ, टाइटल तुमने बताया कि इग्नोरिंग द पोटेंशियल ऑफ इंटरनल एम्प्लॉइज, ठीक है, उसके बाद सही है। Any company came for the placement, then after placement give chances to another student, then we feel better and we do not hard labor to this college. हाँ, लेकिन ये एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट था जो तुमने पहले लिखा है कि जर्नल एम्प्लॉय को नहीं मौका देकर के दे प्रेफर्ड द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इतना काफी है, ठीक है, अब ना मत देना नेक्स्ट टाइम से एग्जांपल, ठीक है। Company of this company of this number of problem is supplying the material in recent past days. Problem like quality issue, mismatch, packaging, etc. These are question of the HR manager, then I will keep in charge internal employees, because by this way they are also having a hard labor, they feel appreciation, and they that our company keep the maximum output, and one important thing is that our cost will also reduce. ठीक है, Just like a strain cost. ठीक है, और किसी का हो गया है और कोई बताना चाहेगा? बताओ सागर। I think probably internal hiring is more cost effective and take lot of time as well. By giving them some training, management can give position to the external people, but USP land will lack, management will lack, and some HR manager, I will these kind of stuff. I'll allow internal employees to apply for the same job. Yes, so that they will feel that there is no discrimination, right? We are also get offered for that particular job. और फिर ठीक है, सिलेक्शन जिसका होगा वो पूरा प्रोसेस की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट स्टॉपिंग समबडी टू अप्लाई फॉर दैट न्यू पोजीशन, ठीक है। और जसवंत कुछ लिखा है, बताओ। ठीक है, इधर बताओ। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम से ये सारे, हाँ। ठीक है,
तो क्या करेंगे इसके लिए? नहीं हो जाए उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, मोनिका कुछ लिखा? कोमल, सॉरी सॉरी कोमल नहीं, तुमने भी दीपिका कुछ नहीं लिखा, बताओ तुम अगले। दीपा ओके, काम चलाते हैं हाँ यस, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एक्चुअली यहाँ का रियल प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, राइट? एम्प्लॉय के साथ इक्वालिटी है, लेकिन एम्प्लॉय के मेहनत के, उनके जो परिश्रम है, उन्होंने जो टाइम दिया है, उसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और आपको जब हायर ऑर्डर पे जरूरत हुई तो आप बाहर से ले आए। यहाँ पे उनको लगा कि जैसे तुम बोलो कि हमको इग्नोर किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। ये कौन सी एचआर थ्योरी बोलती है? मैंने पढ़ाया है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन से आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई हो जाता है, राइट? वेरी गुड। हार्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में एम्प्लॉय रिवॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ये सब है ना। एक फैक्टर है जो डिससेटिस्फायर, जो आपको डिससेटिस्फाई नहीं होने देती, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं जिसको हम मोटिवेटर्स बोलते हैं, सेटिस्फायर बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिवॉर्ड, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे थ्योरी। अगर एक बार तुम लोग बोल देते कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मिसिंग है यहाँ पे, और अगर हम एक बार ये रेफर कर दे कि हार्जबर्ग थ्योरी का जो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन फैक्टर है, मोटिवेटर फैक्टर है, वही यहाँ पे मिसिंग है, एंड दैट इज अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, और इसीलिए यहाँ पे इतना मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे इतना प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन हो गया है, तो आपका केस पूरा सही हो जाता। समझ में आया? और सब पढ़े हुए हैं, है ना? मैंने इसीलिए बोला कि ये सब मैंने पढ़ा है। हाइजीन फैक्टर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हाइजीन फैक्टर के बाद आप मास्लोस का भी कर सकते हैं, इनफैक्ट कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग, राइट? तो जब उनके बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं तो क्या चाहते हैं? स्टेटस, राइट? स्टेटस कैसे मिलेगा? जब उनको प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, तभी तो उनका स्टेटस बढ़ेगा, तो उनका मोरल सेटिस्फैक्शन होता है, उनका एम्बिशन सेटिस्फाइड होता है। तो वहां पे भी आप एक लाइन बस, मास्लोस का मेंटल नीड्स, ठीक है ना, जो हायर ऑर्डर नीड्स है वो मिसिंग है यहाँ पे, लोअर ऑर्डर नीड्स अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक, सब कुछ है यहाँ पे जो आपका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हायर ऑर्डर नीड्स यहाँ पे डिससेटिस्फाइड है। अचीवमेंट और रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है वैसे लोगों को जो करते हैं, और जो न्यू अपकमर्स है उनको अधिक सैलरी पे लाने से क्या होता है कि आपको लगता है कि जो हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं वो हम क्या हो गया, अंडर एस्टिमेट किया गया है हमारे मेहनत को, हमारे टाइम को, हमारे इसको। तो आप हॉथरन एक्सपेरिमेंट में भी है कि सोशल बीइंग है, ठीक है ना, जितना आप उनको लिबर्टी देते हैं, जितना आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, हॉथरन एक्सपेरिमेंट नहीं भी मेंशन करोगे तो हाइजीन फैक्टर जो है और मोटिवेटर फैक्टर उसको मेंशन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थियरी उसी से रिलेटेड है। यस, हाँ, हार्जबर्ग में एक हाइजीन है और एक मोटिवेटर है, तो यहाँ पे मोटिवेटर जो फैक्टर वो क्या है, मिसिंग है। दिस केस इज ऑफ इग्नोरिंग द एम्प्लॉयज लेबर प्रोडक्टिविटी, उनका जो टाइम है उसको इग्नोर करना, यानी कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन आर मिसिंग इन दिस केस, और ये अफेक्ट करता है किसको, प्रोडक्टिविटी को। समझ में आया? यही आपको लिखना है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन से रिलेटेड। अच्छा, आप एचआर मैनेजर होते तो आप क्या करते? सागर का आंसर मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आप सीधा इंटरनल या सीधा एक्सटर्नल नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू वन थिंग कि आपने अपने पोर्टल पे पोस्ट कर दिया जॉब ओपनिंग, जिसको भी जो भी एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है, बी इट इंटरनल एम्प्लॉयज और एक्सटर्नल एम्प्लॉयज, सबके लिए मौका है, ठीक है ना, एवरीबडी कैन एम्प्लॉय। जैसे कि लास्ट केस में था, मैंने पढ़ाते समय भी अभी इशारा किया था एक केस के तरफ कि जहाँ पे
12 एप्लीकेशन आए थे जो 5 इंटरनल एप्लीकेशन थे। इसका मतलब है ये भी तो रिक्रूटमेंट हो सकता है कि यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो दैट इंटरनल को भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। समझ में आया? और अगर वो सारे सिलेक्शंस के जो फिल्टर है, सारे जो स्टेप है, अगर वो पास कर जाते हैं तो वो भी चुने जाएंगे उस हायर ऑर्डर के लिए। ठीक है, सैलरी कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये गलत है। तो आप क्या कर सकते हैं, सैलरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो पुराने एम्प्लॉइज है उनका भी सैलरी हाइक के लिए एक निगोशिएशन कर सकते हैं और एक उनको भी थोड़े बेहतर सैलरी प्रपोज कर सकते हैं। समझ में आया? उनको अच्छी सैलरी आप प्रपोज कर सकते हैं एज एन एचआर मैनेजर। एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑन जब भी हायरिंग होगा यू विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, नॉट जस्ट वन ऑफ देम, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कोन्स हैं, राइट? तो दोनों खत्म करने के लिए हम ओपन रखेंगे, हम दोनों ही जगह से ये हायरिंग करेंगे। बहुत मुश्किल था। अब के बाद नहीं तो अब खुद से सोचना शुरू करो। बहुत पुराना नहीं हुआ ये सब, पढ़ाए तो अभी 2 साल भी नहीं हुए मेरे ख्याल से, 1.5 साल पहले की बात है क्या? तो क्या हो गया, पढ़ा के गई थी मैं, छोड़ी में जब भी थी, पढ़ाई तो मैं थी ना। समझ में आया मेन, राइट? तो मैंने आपको सिर्फ बताया हुआ है, तो मैं कहीं भी चली जाऊं जो बताया वो तुम्हारे साथ रहना चाहिए ना, या वो मैं लेके चली जाती हूँ? हाँ, वो रहता है ना, वो रहना चाहिए, ठीक है? तभी वो अच्छा लगता है कि ये बताया हुआ तो ये आपको मालूम है। ठीक है, अनिशा ने ठीक है कि अभी जो वो पढ़ रही है एचआर का वो सब उसने ऐड करने की कोशिश की है उसमें। आंसर आप बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं केस स्टडी में, बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप उस थियोरी से रिलेट कर दीजिए, ठीक है ना? तो यस, टाइटल टाइटल आप तुम तो बोल ही रहे थे सेल्फ रिकॉग्निशन, तो सेल्फ रिकॉग्निशन वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन वर्सेस एम्प्लॉय इक्वालिटी हो सकता है। इग्नोरेंस ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज जो तुमने दिया था वो भी सही है, वो भी हो सकता है। आप जो भी दे रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो क्यों मैंने ये दिया है, ठीक है? इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। सेम है, सेम कैडर के लिए। इसलिए क्योंकि आपके यहाँ जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज है ये होता है, ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज है आप निगोशिएट करते हो ना, सैलरी हमेशा निगोशिएबल होता है, ठीक है ना? तुम दोनों का ही कहीं पे जॉब लगेगा, अगर तुम डिमांड करोगी 40,000 तो वो तुमसे निगोशिएट करेंगे, शायद तुमको 35 दे दे, वो डिमांड ही करेगा 20,000 तो उसको 19,000 15,000 पे रखेंगे। समझ में आया? आप जितना, हाँ, तो इसीलिए अगर इस तरह के रखे, लेकिन जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा है वो तो समझेगा कि सैलरी में काफी डिस्क्रिमिनेशन है, हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम इतनी ही सैलरी पे हैं, नए लोगों को ज्यादा प्रेफरेंसेस, तो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं इससे। इसीलिए अगर आप बाहर से, आपको मालूम है कि जो लोग अब इतने सस्ते नहीं मिल रहे, इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनकी सैलरी को भी रीचेक करने का, रिवाइज करने का टाइम आ गया है, और आप उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस वो तो बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है। दीज आर कॉन्फिडेंशियल, यस दीज आर कॉन्फिडेंशियल। तो एम्प्लॉयज भी बोलता है ना कि हम भी कौन सा बताना चाह रहे हैं, सब तो सैलरी तो छुपाना ही चाहता है, बिकॉज दीज आर नॉट सो गुड, राइट? तो हम नॉर्मली छिपाना ही चाहते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करके आने का कष्ट करेंगे, रहेंगे क्लास में या चले जाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कुछ हो गया था, इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में आप करके लाएंगे। वो वाला केस भी मैं देखूंगी पुराना जो आपको बताया था, क्योंकि वो मैं एक्चुअली इसी मूड में आई थी लास्ट क्लास में कि मैं चेक करूंगी और ये तुम लोग को दूंगी, थोड़ा बहुत बता दूंगी, तुम लोग खुद सॉल्व करके लाना, ठीक? अटेंडेंस अच्छा, समझ में आ रहा है केस स्टडी? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस केस में, मतलब इस क्लास में? नहीं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे तो नहीं लग रहा है कि कितना रिलेटेड है ना, और तुम लोग कितने थियरीज को यूज कर सकते हो। मेरा तो फेवरेट हुआ करता था केस स्टडी, तो मुझे अच्छा लगता था ये, तो मुझे लगा कि बच्चों को भी शायद अच्छा लगेगा ये केस स्टडी करने में, क्योंकि देखो अभी आपका जो ना
बहुत ज्यादा आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को ये बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा। तो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई रोक नहीं है ना कि तुम इतना ही सोचो। मैंने कहा तुमको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बता दिया, कहा मास्लोस बता दिया, कहा हाइजीन से रिलेट कर दिया। आप रिलेट कर सकते हो इसको बहुत जगह से। आप रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल इंटरनल रिक्रूटमेंट से रिलेट कर सकते हैं इसको। जस्ट अ मिनट। 11th को था ना इससे पहले हमारा क्लास। ठीक है, जो है वो खुद ही क्या 12th को। हाँ ठीक है, ठीक बोला। MWS उधर रहती, TTS यहाँ रहती है। ठीक बोला। ओके 2 3 5 दीपा बताओ जल्दी। 23 and 24। ओके 29 and 39। That's it। देख सकते क्या है ये। हो गया। हाँ सर, अच्छा आपका क्लास है क्या? करते नेक्स्ट क्लास। इतना कम हो गया जी। 28 स्टूडेंट था मेरे क्लास में।